आई सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादों में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बच्चों, ये हमारा प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों की श्रृंखला है। आज हम यूपीएससी आईएएस मेंस 2015 जीएस प्रथम प्रश्न पत्र से क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि हम बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना सीख जाएंगे। हमको किसी भी प्रश्न को लिखने में कहीं से भी कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते सभी प्रश्नों को एकदम सावधानी पूर्वक हल करना है। अब हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। भारत लवण जल फ्रेश वाटर संसाधनों के सुसंपन्न है। समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए कि क्या कारण है कि भारत इसके बावजूद जलाभाव से ग्रसित है। 200 शब्दों में हमें इसका उत्तर देना है। अब हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। भारत में प्रतिवर्ष औसतन 1170 मिलीमीटर वर्षा होती है, या प्रतिवर्ष लगभग 4000 घन किलोमीटर वर्षा होती है, या प्रतिवर्ष लगभग 1720 घन मीटर ताज़ा जल उपलब्ध होता है। विश्व की जनसंख्या का 18% और विश्व के जल संसाधनों का लगभग 4% भारत में है। इस प्रचुरता के बावजूद देश को खासकर शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब मुख्य भाग पर सीधे चलते हैं। भारत में जल की कमी के कारण को देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट है असमान वितरण। भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचुर जल संसाधन है, जबकि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के शुष्क क्षेत्रों में जल की गंभीर कमी है। दूसरा पॉइंट है मांग में वृद्धि। बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में तीव्र शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिससे जल की मांग बढ़ रही है। अगला पॉइंट है भूजल का अत्यधिक दोहन। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से गहन कृषि पद्धतियों के लिए जाने जाते हैं, जो भूजल पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, जिससे जल वृत्तों में कमी आती है। अगला पॉइंट है असाधारणीय कृषि पद्धतियाँ। एकल फसल जल निकायों में उर्वरकों का प्रवाह जल संसाधनों को प्रदूषित कर रहा है। हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य हाल के वर्षों में लंबे समय तक सूखे से प्रभावित रहे हैं, जिससे जल की कमी हो गई है। हम अगला पॉइंट देखते हैं कमजोर जल प्रबंधन। बिहार राज्य में सिंचाई के बुनियादी ढांचे और प्रथाएं कमज़ोर हैं, जिसके कारण जल संसाधनों का अकुशल उपयोग होता है और जल की कमी की समस्या बढ़ जाती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारत में ताज़े लवण जल के प्रचुर संसाधन हैं। देश में जलाभाव की समस्या कई कारकों के कारण है, जिनमें अकुशल जल उपयोग, जनसंख्या वृद्धि, तीव्र शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और खराब जल प्रबंधन प्रथाएं शामिल हैं। भारत में जलाभाव की चुनौतियों के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जो जल प्रबंधन में सुधार, मीठे जल के संसाधनों की संरक्षण और सभी के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों समाधानों पर विचार करें। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के कारण जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य अपनी पारिस्थितिकी वहन क्षमता की सीमाओं तक पहुंच रहे हैं। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब हम भूमिका पर चलते हैं। पर्यटन क्षेत्र देश की जीडीपी में लगभग 5.5 से 6% का योगदान देता है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की
अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन गया है। इस तीव्र वृद्धि ने इन राज्यों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर भी दबाव डाला है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। पर्यटन के कारण पारिस्थितिकी वहन क्षमता की चुनौतियाँ। नंबर 1, पर्यावरणीय निम्नीकरण, पर्यावरण का निम्नीकरण। नंबर 1 है पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण महत्वपूर्ण पर्यावरणीय निम्नीकरण हुआ है, जिसमें वनोन्मूलन, मृदा अपरदन और जल प्रदूषण शामिल है। अगला पॉइंट है गंदगी फैलाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का अति प्रयोग और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नीकरण जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिससे क्षेत्र की वहन क्षमता पर भारी दबाव पड़ता है। अगला पॉइंट है होटल, रिसॉर्ट्स और अन्य पर्यटक बुनियादी ढांचे के निर्माण से प्रायः प्राकृतिक आवासों का विनाश होता है, जिसमें महत्वपूर्ण जैव विविधता की हानि होती है। अब हम सीधे बुनियादी ढांचे पर तनाव के बारे में देखेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पर्यटन की तीव्र वृद्धि ने क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में पर भारी दबाव डाला है, जिससे ट्रैफिक जाम और भीड़भाड़ बढ़ गई है। अगला पॉइंट है इससे वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के जीवन की गुणवत्ता समान रूप से प्रभावित हो रही है। अगला पॉइंट है जल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी बुनियादी सेवाओं की अपर्याप्त आपूर्ति ने पर्यावरणीय निम्नीकरण और जन स्वास्थ्य चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। अब हम सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में देखेंगे। नंबर 1 है जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पर्यटन के तीव्र विकास का भी महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा है। पर्यटकों की उम्मीद से स्थानीय जीवन शैली, मूल्यों और परंपराओं में बदलाव आया है। अगला पॉइंट है स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के उपभोक्ताकरण ने सांस्कृतिक समरूपीकरण को जन्म दिया है, जिससे सांस्कृतिक विविधता और प्रामाणिकता का नुकसान हुआ है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर पर्यटन का बढ़ता दबाव चिंता का कारण है। चुनौती के लिए सतत पर्यटन प्रथाओं को अपनाने और इन राज्यों की प्राकृतिक विरासत की रक्षा के लिए सरकार, पर्यटन उद्योग और स्थानीय समुदायों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, आप कहां तक सहमत हैं कि मानवीकृत भूदृश्यों के कारण भारतीय मानसून के आचरण में परिवर्तन होता रहा है? चर्चा कीजिए। हम सीधे उत्तर लिखेंगे, भूमिका पहले लिखेंगे। भारतीय मानसून दक्षिण एशिया में सबसे महत्वपूर्ण मौसमी घटनाओं में से एक है, जो देश की कृषि, अर्थव्यवस्था और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण मानसून का प्रतिरूप बदल गया है। इस बात के बढ़ते सबूत हैं कि मानवीय गतिविधियां भारतीय मानसून के व्यवहार को प्रभावित कर रही हैं। हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन देखते हैं। भूदृश्यों में मानव प्रेरित परिवर्तन जो भारतीय मानसून को प्रभावित कर सकते हैं। भूमि उपयोग में परिवर्तन है। कृषि विस्तार, वनोन्मूलन ने भूमि की सतह और वनस्पति आवरण को बदल दिया है, जो वायुमंडलीय आर्द्रता संतुलन को प्रभावित कर सकता है और मानसून के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। अगला उदाहरण हम देखते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत ने स्थानीय जलवायु और मानसून प्रतिरूप को प्रभावित किया है। अमेजन वर्षा वन और में वनोन्मूलन को दक्षिण अमेरिकी मानसून में परिवर्तन से भी जोड़ा गया है। अगला पॉइंट है वायु प्रदूषण के बारे में हम देखते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण गंभीर वायु प्रदूषण हुआ है, जिसमें कण की पदार्थ और प्रदूषकों का स्तर उच्च है। यह प्रदूषण बादल निर्माण प्रक्रियाओं को बदलकर और वर्षा को कम करके मानसून को प्रभावित कर सकता है, जैसा कि
इंडो गैंगटिक मैदान पर कम वर्षा के साथ वायु प्रदूषण को जोड़ने वाले अध्ययनों में देखा गया है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जो मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में से प्रेरित है, भारतीय मानसून के व्यवहार को भी प्रभावित करने की संभावना पैदा करता है। बढ़ते तापमान, परिवर्तित वर्षा प्रतिरूप और बदलते मौसम प्रतिरूप का मानसून के समय, तीव्रता और अवधि में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के रूप में शोध से पता चलता है कि हिंद महासागर में बढ़ती गर्मी और भूमि एवं महासागर के बीच तापमान में कमी से मानसून चक्र में बदलाव आ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वर्षा प्रतिरूप में बदलाव आएगा और लंबे समय तक सूखा रहेगा। अब सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारतीय मानसून कई प्राकृतिक और मानवीय कारकों से प्रभावित एक जटिल मौसमी परिघटना है। इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि मानवीय गतिविधियां मानसून के व्यवहार को बदल रही हैं। इन चुनौतियों के लिए नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदायों के बीच सतत भूमि उपयोग प्रथाओं को अपनाने और भारतीय मानसून की स्थिरता और पूर्वानुमानशीलता की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में स्मार्ट नगर, स्मार्ट गांव के बिना जीवित नहीं रह सकते। ग्रामीण नगरीय एकीकरण की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिए। अब हम भारत के स्मार्ट गांव के बारे में देखेंगे। अब हम सबसे पहले भूमि क्या लिखेंगे। भारत की 31% जनसंख्या शहरों में निवास करती है और वहां पर देश की 36% आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करती है। भारत के स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य 2000 इसको करंट से अपडेट करने का है। 2022 तक देश भर में 100 स्मार्ट शहर विकसित करना है। इस मिशन की सफलता न केवल शहरी क्षेत्र के विकास पर, बल्कि इसको हम स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य इसको हम 2026 से डिलीट कर देते हैं। देश भर में 150 से अधिक स्मार्ट शहर विकसित करना है। इस मिशन की सफलता न केवल शहरी क्षेत्रों के विकास पर, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के एकीकरण पर भी निर्भर करती है। भारत में स्मार्ट शहर, स्मार्ट गांव के बिना टिके नहीं रह सकते, क्योंकि सतत विकास हासिल करने के लिए ग्रामीण शहरी एकीकरण आवश्यक है। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। स्मार्ट गांव की आवश्यकता के बारे में देखते हैं। स्मार्ट गांव वह ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जो अपनी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय साधनीयता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है और वहां पर देश के प्राकृतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा पाया जाता है। समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट गांव में निवेश करना आवश्यक है। अब हम ग्रामीण शहरी एकीकरण के लाभ के बारे में देखें। आर्थिक विकास में वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों के साथ एकीकृत करके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए दोनों की शक्तियों का लाभ उठाना संभव होगा। अगला पॉइंट है सेवाओं तक बेहतर पहुंच। स्मार्ट गांव स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा और अन्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच से लाभान्वित हो सकते हैं, जो आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध होते हैं। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, प्रवासन में कमी। जब ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों के समान बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के साथ विकसित किया जाता है, तो इससे बेहतर अवसरों की तलाश में लोगों को शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता कम हो सकती है। एवं प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग। स्मार्ट गांव सतत कृषि और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देकर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। ग्रामीण शहरी एकीकरण की चुनौतियों के बारे में देखेंगे। बुनियादी ढांचा, संसाधनों की कमी और दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने की कठिनाई के कारण
ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकसित करना महंगा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगला पॉइंट है प्रौद्योगिकी। कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुंच सीमित है, जो स्मार्ट गांव पहल के कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है। अगला पॉइंट है क्षमता निर्माण। ग्रामीण जनसंख्या के बीच कौशल और ज्ञान की कमी स्मार्ट गांव पहल के कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है। अब हम भारत में स्मार्ट गांव के उदाहरण देखते हैं। पुंसारी गुजरात, हिवड़े बाजार महाराष्ट्र, मंदापाथुर तमिलनाडु जैसे स्मार्ट गांव हैं। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं सीधे। भारत में स्मार्ट शहरों का विकास स्मार्ट गांवों के विकास के बिना नहीं चल सकता। देश में सतत विकास हासिल करने के लिए ग्रामीण शहरी एकीकरण आवश्यक है। स्मार्ट सिटी पहल यह सुनिश्चित कर सकती है कि शहरी विकास के लाभ अधिक व्यापक रूप से फैले, जिससे पूरे देश में समावेशी और समान विकास हो सके। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तरी ध्रुव सागर में तेल की खोज के क्या आर्थिक महत्व हैं और उसके संभव पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे? 200 शब्दों में हमें इसका उत्तर लिखना है। हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं सीधे। उत्तरी ध्रुव सागर आर्कटिक सागर में तेल तटीय और अपतटीय दोनों जगहों पर पाया जा सकता है। मतलब तटीय क्षेत्रों में और अपतटीय दोनों जगहों पर पाया जाता है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा अनुमानतः 84% अपतटीय है। आर्कटिक सागर में वैश्विक ऊर्जा बाजार को बदलने की क्षमता है। इस संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र में तेल निकालने और परिवहन के संभावित पर्यावरणीय परिणामों के मुकाबले इस खोज के आर्थिक लाभों का आकलन किया जाना चाहिए। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। अब इसके सकारात्मक प्रभाव। तेल आपूर्ति में वृद्धि। आर्कटिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण तेल भंडार होने का अनुमान है और आर्कटिक महासागर में तेल की खोज से वैश्विक तेल आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है, जिससे संभावित रूप से तेल की कीमतें कम हो सकती हैं। अगला पॉइंट है आर्थिक विकास। देखते हैं। आर्कटिक में बुनियादी ढांचे के विकास, कनेक्टिविटी और तेल के निष्कर्षण से रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और रूस, कनाडा और नॉर्वे जैसे आर्कटिक तट रेखा वाले देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। अगला पॉइंट है ऊर्जा स्रोत का विविधीकरण। आर्कटिक तेल तक पहुंच अन्य क्षेत्रों के तेल पर निर्भरता को कम कर सकती है, जो देशों के लिए अधिक विविध ऊर्जा साधन प्रदान करेगी और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगी। अब हम इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में देखते हैं। पर्यावरणीय जोखिम। आर्कटिक में तेल की खोज और निष्कर्षण महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जोखिम पैदा करता है, जिसमें तेल रिसाव, प्रदूषण और नाजुक आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान शामिल है। किसी भी दुर्घटना का क्षेत्र के समुद्री जीवन, पक्षियों और अन्य वन्यजीवों पर गंभीर और दीर्घकालीन प्रभाव पड़ सकता है। हम सीधे अगले पॉइंट पर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन। आर्कटिक तेल सहित जीवाश्म ईंधन का निष्कर्षण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। जैसे जैसे उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने की आवश्यकता बढ़ रही है, आर्कटिक तेल भंडार का दोहन ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए एक सतत दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट है भू राजनीतिक तनाव। आर्कटिक तेल भंडार तक पहुंच आर्कटिक देश के बीच भू राजनीतिक तनाव को बढ़ा सकती है और तेल भंडार और जहाजरानी मार्गों पर संघर्ष का कारण बन सकती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। आर्कटिक सागर में तेल भंडार की खोज से महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ हो सकते हैं, पर संभावित पर्यावरणीय परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है। इस क्षेत्र में तेल निष्कर्षण और परिवहन के लिए सतत और जिम्मेदार तरीके विकसित करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए नाजुक आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के साथ आर्थिक लाभ भी संतुलित हो।